जय हिंद दोस्तों। मैं पंकज स्वागत करता हूं आपका यूपी पीसीएस मीमांसा में। तो जैसा कि आपको ज्ञात ही होगा कि आपका जो यूपी पीसीएस का एग्जाम है, यूपी पीसीएस 2026 का एग्जाम है, वह कब है? तो 6 दिसंबर को होना है। ठीक है। तो लगभग आज से यदि 6 दिसंबर तक की गिनती काउंट की जाए ना, तो आपके पास लगभग 109 दिन बचते हैं पूरे। ठीक है। और आपके पास कितने सप्ताह शेष हैं? तो आपके पास 15 जो वीक है वो आपको मिलते हैं। ठीक है, 15 वीक और लगभग 109 दिन आपके पास है। और ये पर्याप्त दिन है, ठीक, जिनमें आप अपनी जो यूपी पीसीएस 2026 की तैयारी है ना, उसको बड़े ही इत्मीनान से कर सकते हैं। यानी कि अभी भी आपके पास मौका है जिसमें आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 को अच्छे अंकों से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक पर आपसे बात करने आया हूं कि कैसे आप जो अभी आपके पास लगभग 100 दिन बचे हुए हैं उनका कैसे बेहतरीन तरीके से उपयोग करेंगे, जिसके माध्यम से आप प्री में सिलेक्शन ले सकते हैं। जिन लोगों का बार बार जो प्री है कुछ नंबरों से रुक जा रहा है, उनके लिए यह नीति या वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। यदि वो इस प्लान को फॉलो करते हैं तो मैं उम्मीद दिलाता हूं कि उनका प्री जरूर निकलेगा। ठीक, क्योंकि ये जो मैं रोड मैप या ब्लू प्रिंट आपके सामने लेके आया हूं ना, ये आपको जीरो से एकदम सिलेक्शन तक पहुंचाने का एक प्रैक्टिकल रोड मैप है। ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स दोस्तों सिर्फ इस बात पे निर्भर नहीं करता कि आपने कितना पढ़ा है। हमेशा याद रखना, प्रीलिम्स कभी इस बात पे निर्भर नहीं करेगा कि आपने कितना पढ़ा है। अभी तो निर्भर इस बात पे करता है कि आप क्वेश्चन को कैसे समझते हैं यूपी पीसीएस के। ठीक है। उसके अलावा आपकी एक्यूरेसी कैसी है। एक्यूरेसी के अलावा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप एग्जाम में जो फैक्ट है ना, उन्हें कितना रिकॉल कर पा रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट है उन्हें कितना याद कर पा रहे हैं, और याद करने के बावजूद आप सही ऑप्शन को टिक कर पा रहे हैं, इस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी अपने बारे में बताया हुआ है, मैंने 2 यूपी पीसीएस मेंस लिखे हैं, एक इंटरव्यू दिया हुआ है। मैंने अपना पहला ही मेंस 2024 का क्वालिफाई करके इंटरव्यू दिया था, जिसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। हालांकि 2025 का मेंस का रिजल्ट पेंडिंग है, वेट कर रहे हैं, देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। तो चले बात करते हैं इस रणनीति पर कि कैसे आप इन 100 डे का पॉजिटिव इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप लोगों का प्री रुके ना। तो चलो शुरुआत करते हैं हम आज का सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, इस बात का ध्यान रखो, आपके पास 100 दिन बचे हैं। ठीक है। अब इस 100 दिनों में आपकी जो अप्रोच है ना, वह क्या होनी चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, कि आपकी जो अप्रोच है पढ़ने के लेकर, टेस्ट को लगाने को लेकर, ठीक है, और पीवाईक्यू को लगाने को लेकर, इन सब पर हम एक बेहतर अप्रोच की बात करेंगे। इसके अलावा आपको कौन सी गलती नहीं करनी, उस पर भी हम बड़े ही डिटेल के साथ इसमें बात करेंगे। आपको फोकस किन सब्जेक्ट पर रखना है ज्यादा और किन सब्जेक्ट पर नहीं रखना, उस पर भी बात करेंगे। देन आप इन 100 दिनों का कैसे उपयोग करेंगे, उसको हम 4 भागों में देखेंगे। ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, कैसे आप उनको बेहतर तरीके से उन दिनों का उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जिन लोगों का प्री क्वालिफाई नहीं होता, ठीक है, वो सबसे बड़ी गलतियां क्या करते हैं मैं आपको बता देता हूं। जो एस्पिरेंट गलत दिशा में होते हैं या उनकी जो स्ट्रेटेजी है वह गलत दिशा में जा रही होती है, उसके प्रमुख कारण क्या है, जिनके कारण उनका जो प्री है वह क्वालिफाई नहीं होता। तो ऐसे स्टूडेंट जिनका बार बार प्री नहीं निकलता, वो एक्चुअली करते क्या है कि वो नई नई किताबों के पीछे भागते रहते हैं। एक्चुअली होता क्या है ना, जैसे जैसे आप देखना प्री पास आता जाएगा ना, मार्केट में ना नए नोट्स का तो भंडार ही आ जाएगा। ठीक है, आपको हर जो बुक स्टॉल पे नए नोट्स कोचिंग के दिखते रहेंगे। इसके अलावा टेलीग्राम पर भी आपको तरह तरह की नई नई पीडीएफ देखने को मिलती रहेंगी। ऐसे स्टूडेंट जिनका प्री क्वालिफाई नहीं होता ना, तो वो इन्हीं नई नई किताबों और पीडीएफ के चक्कर में पड़े रहते हैं, जिसके कारण उनका जो रिवीजन है ना, वो हो ही नहीं पाता। तो इस चीज का ध्यान रखना, आपको ये इन सब चक्रों में नहीं पड़ना। और सेकंड जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि हर दिन वो नया मटेरियल पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको नए मटेरियल के पीछे नहीं भागना, याद रखना। ठीक है, नया मटेरियल नहीं पढ़ना। जो भी आपके पास दोस्तों नोट्स हैं, ठीक है, आपके अपने नोट्स होंगे या फिर आपकी अपनी बुक्स होंगी जो आपने कई बार पढ़ रखी होंगी, ठीक है, उन पर भरोसा जताएं। ठीक है, आपने उन्हें पढ़ के कुछ गुनाह नहीं किया है जो आप उन्हें इस टाइम छोड़ देंगे। ठीक है, उन पर भरोसा रखें। भरोसा रखेंगे तो मैं उम्मीद दिलाता हूं आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। तो प्लीज नए मटेरियल के पीछे मत भागिएगा। जो भी आपके पास सोर्स है, ठीक है, उनको बार बार आपको रिवाइज करना है। ठीक है, रिवीजन पे ज्यादा फोकस रखना है, मैं फिर कह रहा हूं, रिवीजन पर ज्यादा फोकस रखें। इसके अलावा सिर्फ पढ़ते ही नहीं रहना। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट क्या करते हैं जिनका प्री नहीं निकलता, वो सिर्फ पढ़ते ही रहते हैं, एंड तक पढ़ते ही रहेंगे, ना कभी पीवाईक्यू लगाएंगे। ठीक है, पीवाईक्यू लगा के खुद को एनालाइज नहीं करेंगे कि भाई मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, या फिर मॉक टेस्ट भी नहीं देते। मॉक टेस्ट ना देने के कारण उनका जो एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट है ना, वो भी नहीं हो पाता, टाइम मैनेज ही नहीं हो पाता उनसे। क्योंकि ऐसे में होता क्या है कि वो कई सारे जो क्वेश्चन है ना छोड़ के चले आते हैं, या तो गलत अटेम्प्ट करके चले आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आपको ये नहीं करना, टाइम मैनेज करना है। अपनी इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लेनी है कि आपका एग्जाम जो 2 घंटे का है ना, तो लगभग आप अपने एग्जाम को 1 घंटा
55 मिनट में ही कंप्लीट कर लें। अपना टाइम मैनेजमेंट ऐसे करना है। अब बात करते हैं सही अप्रोच की, कि जिन स्टूडेंट का जो प्री है वह क्वालिफाई होता है बार बार, ठीक है, आखिर वो ऐसी क्या अप्रोच अपनाते हैं जिनके कारण उनका जो प्री है वो बार बार क्वालिफाई होता है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं ऐसे स्टूडेंट, जो उनका सिलेबस है उसे आइडेंटिफाई करते हैं। सिलेबस आइडेंटिफाई एंड उसको कंसोलिडेशन के बाद क्या करते हैं कि जो उनके सोर्स होते हैं ना उनको लिमिट करने का काम करते हैं। यानी कि एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम हिस्ट्री का, ठीक है, हिस्ट्री सब्जेक्ट का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जिनका प्री क्वालिफाई होता है वो इस हिस्ट्री के सिलेबस को कंसोलिडेट करते हैं, ठीक है, कंसोलिडेट करते हैं। कंसोलिडेट करने के बाद क्या करते हैं कि अब मान लो हिस्ट्री का इन्होंने सब्जेक्ट उठाया, अब हिस्ट्री के लिए क्या करते हैं, सोर्स को लिमिट करते हैं। यानी कि हिस्ट्री के लिए सिर्फ एक ही सोर्स पढ़ेंगे और इसी को बार बार रिवाइज कर देंगे। अब ये सोर्स आपका नोट्स भी हो सकता है, ठीक है, मैं भी आपको कुछ यहाँ सोर्स बता दूंगा। इसके अलावा मैंने बुक लिस्ट की वीडियो ऑलरेडी बना रखी है यूपीपीसीएस प्री 2026 के लिए, ठीक है, तो आप उस बुक लिस्ट की वीडियो को जाके देख सकते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी बुक पढ़नी है। हमारे चैनल पर वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो अब सेकेंड स्टेप ये लोग क्या उठाते हैं, जो सेलेक्ट होते हैं स्टूडेंट्स, ये लोग एक्टिव रिकॉल पर फोकस करते हैं, ठीक है। एक्टिव रिकॉल के साथ साथ ये हर सब्जेक्ट के जो है ना पीवाईक्यू उनका एनालिसिस करते हैं, ठीक है, और उन पीवाईक्यू को एनालाइज करने के बाद जो आगे आयोग क्वेश्चन बनाता है, ठीक है, उनको भी प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आयोग का जो पैटर्न है, जो कमीशन का पैटर्न है, उसको पहचान लेते हैं, ठीक है, कमीशन का जो पैटर्न है उसको पहचान लेते हैं, ठीक है, और उसी पैटर्न पर वो अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू रखते हैं, जिसके कारण जो उनका प्री है वो बार बार निकलता रहता है। अब जो ये तीसरी चीज अपनाते हैं, ये अपनी एक मिस्टेक नोटबुक बनाते हैं, ठीक है, और इस मिस्टेक नोटबुक में अपनी हर गलतियों को बड़े ही डिटेल के साथ लिखते हैं, ठीक है, और उनपे सुधार करते हैं, ठीक है। यानी कि मिस्टेक नोटबुक के माध्यम से ये अपने आप में निरंतर सुधार करते रहते हैं। तो ये तीन चीजें, यानी कि ये तीन स्टेप जो सेलेक्ट होते हैं स्टूडेंट वो उठाते हैं, ठीक है। तो आपको इन्हीं स्टेप को फॉलो करना है, इन्हें इग्नोर करना है, क्योंकि दोस्तों आपके पास 100 दिन है, ठीक है, आपको 100 दिन में 100 नई चीजें नहीं करनी, ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट चीजें करनी है और इंपॉर्टेंट चीजों को ही बार बार रिवीजन करना, ठीक है, यही एक माध्यम है आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने का। तो इस चीज को आप ध्यान देना। अब दोस्तों मैं यहाँ पे जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं उसका फायदा आपको इस ग्राफ के माध्यम से देखने को मिलेगा। अभी आपके पास टोटल 100 दिन है, ठीक है, ये 100 दिनों का ही ग्राफ मैं आपके सामने लेके आया हूं। देखो, जो स्टूडेंट ऑलरेडी 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए चीजें अलग हो सकती हैं, लेकिन जो स्टूडेंट अभी हैं, नए तरीके से चीजें शुरू कर रहे हैं और लगभग 100 दिन में वो चाहते हैं कि वो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ के एग्जाम को क्वालिफाई कर सके, तो उनके लिए ये मैं ग्राफ लेके आया हूं, जिससे वो समझ सकेंगे कि यदि वो स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनका जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव होगी। चलो दोस्तों मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे दो स्टूडेंट है, एक की स्थिति ऐसी है जो कि 60% की तैयारी हो रखी है जिसकी, ठीक है, इसकी लगभग 7% तैयारी हो रखी है, और एक की स्थिति ऐसी है कि उसकी 40% ही अभी तैयारी है। आपके पास अब 100 दिन है, ठीक है, टोटल इन दोनों के पास 100 दिन बचता है, ठीक है। ऐसे में अब ये दो स्टूडेंट क्या करेंगे जिसके कारण एक का तो एग्जाम क्वालिफाई होगा, एक का एग्जाम क्वालिफाइड नहीं होगा, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो स्टार्टिंग करेंगे, दोनों ही स्टार्टिंग कैसे करेंगे कि पहले जो यूपीपीसीएस का जो सिलेबस है प्री का उसको फाइंड करेंगे, ठीक है, उसे कंसोलिडेट करेंगे, उसके बाद उस सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब जो 60% वाला स्टूडेंट है यह डे 1 से लेके और डे 100 तक सिर्फ स्टडी और रीडिंग पर ही फोकस रखता है। तो एग्जाम तक जाते जाते इसकी जो परफॉर्मेंस रहेगी ना वो लगभग 60% से भी गिरकर 30% तक पहुंच जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसका फोकस सिर्फ रीडिंग और स्टडी पर ही रहेगा, खुद को एनालाइज करने पर नहीं रहेगा। वहीं जो 40% वाला जो स्टूडेंट है ना दोस्तों, यह स्टार्टिंग तो स्टडी और रीडिंग के साथ तो करता ही है, जैसे कि 60% वाले स्टूडेंट ने किया, परंतु जैसे जैसे इसकी तैयारी आगे बढ़ती जाएगी यह अपने आप को एनालाइज करना भी शुरू करेगा और खुद को इवेल्युएट भी करेगा। अब इवेल्युएट कैसे करेगा खुद को, तो पीवाईक्यू के माध्यम से करेगा, ठीक है, पीवाईक्यू लगाएगा, इसके अलावा मॉक टेस्ट देगा। अब मॉक टेस्ट देके खुद का एनालिसिस करेगा कि मैं कहां पे स्टैंड करता हूं, और टेस्ट देने के बाद अपनी टेस्ट में जो भी गलतियां है ना उनको सुधारेगा, और सुधारने के बाद जो टेस्ट में गलतियां हुई हैं या फिर जो भी उनसे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या फैक्ट मिले हैं, ठीक है, उनका बार बार रिवीजन करेगा। तो ये सब प्रोसेस अपना के ये जो 40% वाला स्टूडेंट है ना, इसकी परफॉर्मेंस जो बढ़ के आपको 70% देखने को मिल जाएगी, जो कि एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए काफी है। तो आपको समझ आ गया होगा कि सिर्फ स्टडी और रीडिंग से काम नहीं चलने वाला। इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूं कि आपको सिर्फ स्टडी रीडिंग नहीं करनी, अभी तो कैसे टेस्ट लगाने हैं, कैसे आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, कैसे पीवाईक्यू करना है और उनको कैसे एनालाइज करना है, सब मैं डिटेल से बताऊंगा। आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे
और ये जो 100 डे की जो स्ट्रेटेजी है या जो रोड मैप है, यदि आपने फॉलो कर लिया तो आपका प्री जरूर क्वालिफाई होगा। ठीक है, मेहनत करना आपके ऊपर है। ठीक है, गाइड करना मेरा काम, मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी दोस्तों। अब ये जो 100 डे का प्लान है ना, इसको बताने से पहले मैं आपको कुछ ईपीपीसीएस के लिए पिलर्स बताऊंगा कि आपको कहाँ फोकस रखना है। ठीक है, सबसे ज्यादा आपको कहाँ फोकस रखना है जिससे आपका एग्जाम है वो जल्दी से जल्दी क्लियर हो सके, क्योंकि आप एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, यदि आपको पता ही नहीं है कि हाँ किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन बनते हैं, तो आप जो एग्जाम की रेस है ना, उसे क्वालिफाई करने की जो रेस है उसमें ऑलरेडी पिछड़ चुके होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि भाई कहाँ ज्यादा मेहनत करनी, कहाँ कम मेहनत करनी। तो आपको यह क्लियर होना बहुत जरूरी है कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ मैं आपको वही बताने वाला हूँ। अब मैं यहाँ 5 पिलर लेके आया हूँ। ठीक है, जिसपे आप फोकस करके ये जो यूपीपीसीएस का प्री है, यूपीपीसीएस 2026 का प्री है, उसे क्वालिफाई कर सकते हैं। देखो, आपको यह पता होना चाहिए कि एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, सब कुछ पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस 100 दिन में कभी पूरा नहीं होने वाला। ठीक है, और सब कुछ पढ़ने के चक्कर में जो आप एग्जाम क्वालिफाई भी कर सकते थे ना इन 100 डे में, ठीक है, उससे भी आप दूर हो जाएंगे। तो यह पता होना बहुत जरूरी है कि भाई कहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं, ताकि आप उतनी मेहनत उस सेक्शन में कर सकें। तो बात करते हैं हमारे जो पहला पिलर है वो है करंट अफेयर का। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये यूपीपीसीएस के लिए। ठीक है, यहां से आपको लगभग 30 से 35 क्वेश्चन हर साल देखने को मिल जाएंगे, और परीक्षा के ठीक पहले आपको लगभग 1 साल का जो करंट अफेयर है ना वह कर लेना है। मान लो आपका एग्जाम कब है, तो 6 दिसंबर को है, तो आपको 6 नवंबर तक का जो करंट अफेयर है ना वह प्रिपेयर होना चाहिए। यानी कि आपको नवंबर 2025 से लेकर नवंबर 2026 तक का करंट अफेयर प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो 12 महीने का करंट अफेयर है ना, उसमें जो 8 महीने का जो करंट अफेयर है ना, 70% क्वेश्चन आपको इसी 8 महीने के करंट अफेयर से देखने को मिलेंगे। जो बचा हमारा 30% करंट अफेयर, वह आपको बचे मन से देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आपको फोकस रखना है किस पे सबसे ज्यादा, तो करंट अफेयर पे बहुत फोकस रखना है। इसके अलावा ज्योग्राफी और एनवायरमेंट से बात करें दोस्तों, तो ज्योग्राफी और एनवायरमेंट से आपको लगभग 25 से 30 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, और कभी कभी ये बढ़ के तो दोस्तों 30 से 35 क्वेश्चन भी हो जाते हैं यदि ज्योग्राफी और एनवायरमेंट को एक साथ मिला दिया जाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए आपका। अब बात करें हमारे थर्ड पिलर की, हिस्ट्री और नेशनल मूवमेंट से भी यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं। लगभग हिस्ट्री से आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, तो लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से देखने को मिल जाएंगे, और मॉडर्न से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा मॉडर्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद यूपीपीसीएस में एंशियंट और मिडाइवल हिस्ट्री से भी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। फोर्थ पिलर है जर्नल साइंस का, जिसे आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। यहां से लगभग 18 से 20 क्वेश्चन आपको देखने को हर साल मिल जाते हैं। ठीक, मुख्यतः ज्यादा फोकस जो यूपीपीसीएस का रहता है ना, वह बायोलॉजी में रहता है। उसके बाद जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो अप्लाइड पोर्शन है ना, वहां पर यूपीपीसीएस का फोकस रहता है। तो आपको ये चीज ध्यान देनी है कि जनरल साइंस में लगभग 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी में। ठीक है, क्रम वाइज दे रखा है मैंने कि सबसे ज्यादा आपको फोकस कहाँ रखना है, और उससे हल्का कम करते करते आपको चले आना है। ठीक है, सबसे ज्यादा फोकस करंट अफेयर पे देना है इन दिनों। उसके बाद ज्योग्राफी पे दे सकते हैं, और एनवायरमेंट पे दे सकते हैं, हिस्ट्री पे दे सकते हैं, देन साइंस का नंबर आएगा, और पॉलिटी जो कि सबसे इजी सेक्शन होता है। ठीक है, ज्यादा टफ क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनते, कम मेहनत में भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया जा सकता है। यहाँ से भी लगभग 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, कम मेहनत में यहाँ से ज्यादा आउटपुट्स निकल सकता है, क्योंकि यहाँ से ज्यादातर आर्टिकल से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, अमेंडमेंट से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली बनी थी हमारी, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फंडामेंटल राइट से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, डीपीएसपी से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इस पर हम फिर कभी बात करेंगे कि आपको किस सब्जेक्ट में किन किन टॉपिक को तैयार कर लेना चाहिए। ठीक है, इस पर हर सब्जेक्ट की मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा, जिसपे हम डिटेल से बात करेंगे कि आपको लास्ट में किन किन टॉपिक को उस सब्जेक्ट से पढ़ने की जरूरत है, जिससे आपका जो प्री है वह क्वालिफाई हो सके। इन सब के अलावा दोस्तों, आपको यूपी का एग्जाम है, तो यूपी स्पेशल कतई इग्नोर ना करें आप लोग। यूपी स्पेशल में स्टैटिक पोर्शन तो आप तैयार करें ही करें। इसके अलावा जो यूपी का बजट और बजट प्लस जो इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे वह भी तैयार करना है। यूपी के साथ साथ आपको सेंटर का भी जो बजट है और इकोनॉमिक सर्वे वह भी तैयार करना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यूपी से रिलेटेड आपको सेंसस पर भी बहुत फोकस रखना है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन हर साल सेंसस से देखने को मिल जाते हैं, तो आपको सेंसस पर भी बहुत फोकस रखना है। और इसके अलावा दोस्तों, जो फॉरेस्ट कवर की रिपोर्ट आती है ना, फॉरेस्ट कवर की जो रिपोर्ट आती है उसको कर लेना है, इंडिया और यूपी का दोनों का करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने ये जो इंपॉर्टेंट पिलर हैं उन्हें आपको करवा दिया है। ठीक है, इन पे फोकस रखना, और इन्हीं वेटेज के अकॉर्डिंग इन सभी सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देनी है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे।
अब दोस्तों जो हमारा 100 डे का जो प्लान है ना, जो रोड मैप है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो इसको हम 4 फेजेस में डिवाइड करेंगे, ठीक है, 4 फेजेस में हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं ब्रीफ इंट्रो दे दूं कि फेज 1 में आपको क्या करना है, आगे डिटेल से हर फेज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फेज 1 की बात करें दोस्तों, तो डे 1 से लेके डे 30 तक होगा, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले सिलेबस को कंसोलिडेट करना है, ठीक है। सिलेबस जब कंसोलिडेट हो जाए आपका यूपीपीसीएस के अकॉर्डिंग, तो उसके बाद आपको एक सोर्स फाइनल करना है, ठीक है, जहां से आप पढ़ें, ठीक है। और उस सोर्स को फाइनल करने के बाद जो अपनी नॉलेज है उसे इंप्रूव करना है। अब सोर्स की बात करें कि आप क्या फॉलो करें जिससे आपका इन 1 महीने में पूरा सिलेबस कवर हो जाए। तो इसके लिए आप दोस्तों लूसेंट को फॉलो कर सकते हैं। लूसेंट को आप फॉलो कर सकते हैं, बेहतर बुक है, ठीक है। जिन्होंने अब तक कुछ नहीं पढ़ा, प्लीज इस सोर्स को फॉलो करें, इसे अच्छे से पढ़े 1 महीने में। और ठीक है, जहां लगे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो प्लीज उसके लिए आप यूट्यूब को फॉलो कर सकते हैं, उस कॉन्सेप्ट को यूट्यूब से कर सकते हैं, या फिर आप एआई की सहायता ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग चैट जीपीटी वगैरह यूज करते होंगे, तो वहां से आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। लूसेंट को फॉलो करने के लिए मैं आपको इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि 30 दिन में आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक खत्म नहीं कर सकते, ठीक है, वो भी जबकि सब्जेक्ट आपके 7-8 हो टोटल। तो स्टैंडर्ड बुक को खत्म करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए मैं आपको लूसेंट पढ़ने के लिए कह रहा हूं। जो स्टूडेंट ऑलरेडी 2 या 3 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर जिन्होंने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ ली है, ठीक है, अब वो क्या करें, वो भी इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करें, वो भी लूसेंट को इस टाइम रिवाइज करें बहुत बार, जितना हो सके वो रिवाइज करें, क्योंकि वो पहली बार नहीं पढ़ रहे होंगे कोई भी इंफॉर्मेशन, तो वो इसी बीच 2 बार तो मिनिमम रिवाइज कर ही सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे फेज सेकंड की। फेज सेकंड जो कि आपका डे 31 से लेके डे 60 तक होगा, कि 31 से 60 दिनों के मध्य का ये फेज 2 होगा, जिसमें आपको क्या करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करने होंगे, और सेकंड जो आपकी रिवीजन है लूसेंट की, उसको कंप्लीट करना होगा। इसके बाद यहां पे आपका जो मेन फोकस होना चाहिए ना, एक्यूरेसी पे होने चाहिए। एक्यूरेसी से क्या तात्पर्य है कि आप पीवाईक्यू जितने लगाए ना, तो आप मिनिमम से मिनिमम गलती करने का प्रयास करें, ठीक है, याद रखना ये चीज। अब बढ़ते हैं फेज 3 में। फेज 3 में आपको क्या बताया जाएगा, जो कि 61 से लेकर 80 दिनों के मध्य का होगा, ठीक है। इसमें आपको जो मॉक टेस्ट है वो लगाने होंगे। हालांकि मॉक टेस्ट आप फेज सेकंड से भी शुरू कर सकते हैं, और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि जिन्हें 2 या 3 साल हो गया है, या जिन्होंने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ ली हैं, वो मॉक टेस्ट फेज 1 से भी लगा सकते हैं। यदि वो फेज 1 से लगाएंगे तो उनके पास लगभग 15 वीक बचेंगे, 15 सप्ताह उनके पास होंगे 6 दिसंबर तक। ऐसे में वो मिनिमम 15 मॉक टेस्ट तो लगाए ही लगाए, और ज्यादा लगा सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी तैयारी में लगे होंगे, ठीक है, उन्हें क्या करना है, उन्हें फेज 1 में अपनी नॉलेज को ही ज्यादा बढ़ाना है, ठीक है, और फेज 2 में पीवाईक्यू पे फोकस रखना है, और रिवीजन पे फोकस रखना है, और पीवाईक्यू में एक्यूरेसी को बढ़ाना है। देन जब वो फेज 3 में आएंगे ना, तो यहां पर वो मॉक टेस्ट पे फोकस रखेंगे, और ये मॉक टेस्ट जो होंगे फुल लेंथ होंगे, ठीक है। और सेक्शनल मॉक टेस्ट यहां पर वो 2 या 3 लगा सकते हैं, ठीक है, फेज 2 में। लेकिन फेज 3 में उन्हें फुल मॉक टेस्ट ही लगाने, याद रखना। और यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको कंसिस्टेंसी जो है ना अपनी, वो मेंटेन रखनी है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको डेली कितने घंटे पढ़ना है, कितना कैसे करना है, सब कुछ आपको आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। अब हम फेज 4 की बात करते हैं, जो होगा आपका अंतिम स्टेज, जो कि डे 81 से लेके 100 डे के मध्य का होगा। अब इसमें आपको क्या करना होगा कि इसमें आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना, जो पढ़ा है ना आपने उसी को बार बार रिवाइज करना होगा, जो और अपना दिमाग का जो टेम्परामेंट है, मस्तिष्क का जो टेम्परामेंट है माइंड का, उसको एग्जाम के ओरिएंटेड बनाना होगा, ठीक है। तो ये चारों फेज पे हम डिटेल से बात करेंगे। तो हमारा जो फेज 1 है दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि डे 1 से लेकर डे 30 तक का यह फेज 1 होगा आपका, जिसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस को कंसोलिडेट करना है, ठीक है। अब सिलेबस कंसोलिडेट करने के बाद दोस्तों आपको कोई भी सब्जेक्ट लेना होगा, ठीक है। मान लो आप कोई एक विषय लेते हैं, पहले हिस्ट्री ले लो, ठीक है, कोई हिस्ट्री ले लेगा, ठीक है। किसी किसी की हिस्ट्री पढ़ने की इच्छा नहीं होगी तो पॉलिटी ले लेगा, ठीक है, इंडियन पॉलिटी ले लेगा। देन किसी को लग रहा है कि हाँ उसका साइंस कमजोर है, तो साइंस भी सबसे पहले कर सकता है। तो आपको कोई भी सिलेबस को कंसोलिडेट करने के बाद कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर लेना है, ठीक है। अब उस जो सब्जेक्ट आपने चूज कर लिया ना, अब उसके लिए सिर्फ एक जो रिलायबल सोर्स है ना, उस पर फोकस रखना है। इस पर मैंने पहले ही बता दिया आपको, ठीक है। जो ऑलरेडी 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनका जो सोर्स है, प्लीज उसी सोर्स को पढ़ते रहें, ठीक है। और रिवीजन के लिए लूसेंट का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जो नए स्टूडेंट है वो प्लीज
एक ही रिलायबल सोर्स फॉलो करें, वो है लूसेंट। ठीक है, क्योंकि उनके पास स्टैंडर्ड बुक पढ़ने का समय नहीं होगा, इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, कोई भी कहे कि हाँ तुम्हें ये बुक पढ़ लेना चाहिए, वो बुक पढ़ लेना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपके पास सिर्फ 100 डे हैं। ठीक है, यदि आपको 100 डे में एग्जाम क्वालिफाई करना है ना, तो दुनिया भर के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, जो बता रहा हूँ सिर्फ उतना ही करिए, एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, वन रिलायबल सोर्स फॉलो करना है। ठीक है, नए स्टूडेंट लूसेंट को फॉलो कर सकते हैं, और जो ओल्ड स्टूडेंट है वो अपना जो सोर्स है उसी पे भरोसा रखें, और वो भी लूसेंट को फॉलो कर सकते हैं रिवीजन के लिए। ठीक है, अब जब आपका कोई टॉपिक हो जाता है मान लो, ठीक है, लाइक आपने हिस्ट्री शुरू किया, हिस्ट्री आपने शुरू की, हिस्ट्री में आपने मान लो पहला टॉपिक पढ़ा क्या, स्टोन एज। स्टोन एज का आपका पहला टॉपिक है। अब स्टोन एज जब आपने पढ़ लिया ना, तो अब आपको क्या करना है, इमीडिएट पीवाईक्यू लगाना है उसका। ठीक है, पीवाईक्यू आप कहां से लगाएंगे, तो आपको घटना चक्र की जो बुक है, घटना चक्र की पीवाईक्यू आती है, पीवाईक्यू बुक आती है, वहां से आप पीवाईक्यू लगा सकते हैं। ठीक है, पीवाईक्यू की अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम कम है, तो आप पीवाईक्यू करने के लिए सिर्फ यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू लगा सकते हैं। यूपी पीसीएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उनको लगा सकते हैं, उनमें स्टोन एज का जो टॉपिक है वहां के क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि टाइम कम है दोस्तों, तो मैं आपको ये प्रेफरेंस दूंगा कि जो यूपी पीसीएस का जो पीवाईक्यू है ना, ओनली सिर्फ यूपी पीसीएस का, जिसमें यूपी पीसीएस के जो एग्जाम होते हैं अलग अलग, उन सब के पीवाईक्यू आपको उस बुक में देखने को मिल जाएगा। तो सिर्फ आपको इसी घटना चक्र को फॉलो करना है, सिर्फ एक ही घटना चक्र फॉलो करना ही। ठीक है, ना कि आप हिस्ट्री के लिए अलग घटना चक्र फॉलो कर रहे हैं इस टाइम। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग घटना चक्र की बुक आती है। अब उस घटना चक्र में होता क्या है ना, कि जितने भी स्टेट पीएससी हैं या फिर यूपीएससी, उन सबके क्वेश्चन उस घटना चक्र की बुक में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि वो एक बुक लगभग 500 से 600 पेज की है। ये मैं एवरेज बता रहा हूँ, कोई कोई बुक तो 700 से 800 पेज की भी है। तो आप इतने कम समय में इन बुकों को रिवीजन नहीं कर सकते, तो प्लीज इसके लिए एक ही बुक को फॉलो करें। ठीक है, आप इसके लिए यूपी पीसीएस का पीवाईक्यू खरीद लें। ठीक है, जिसमें हर सब्जेक्ट का पीवाईक्यू दे रखा हूं। अब पीवाईक्यू करने के बाद जो भी आपके पीवाईक्यू गलत होते हैं, या फिर जो भी फैक्ट आपको नहीं पता ना, तो उनके आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाने, और यही शॉर्ट नोट्स ना आपकी जो एग्जाम को क्वालिफाई करने में है ना, माइलस्टोन साबित होता है। एंड टाइम में सिर्फ आप यही रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, तब ना आप ये लूशन पढ़ पाएंगे, या फिर जो भी आपका अपना सोर्स है, लाइक स्टैंडर्ड बुक्स होंगी या फिर अपने कोचिंग के नोट्स होंगे। ठीक है, एंड में आप कुछ रिवाइज नहीं कर पाएंगे, ना ही आप मोटी मोटी घटना चक्र पढ़ पाएंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, एंड में आप जो शॉर्ट नोट्स होते हैं ना वही रिवाइज कर पाएंगे। तो प्लीज शॉर्ट नोट्स बनाते रहें, पीवाईक्यू के बनाएं और मॉक टेस्ट के भी बनाएं। आपको बताऊंगा अब कैसे बनाने हैं, सब बताऊंगा आपको डिटेल से। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब आपको कि हर दिन आपको कितना समय पढ़ना चाहिए और कितने समय में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। दोस्तों अब ये जो 100 डे का जो टाइम पीरियड है ना आपके पास, इसमें हम ना ज्यादा दोस्तों हार्ड टाइम टेबल को फॉलो करेंगे, ना ही इजी टाइम टेबल को फॉलो करेंगे। हम एक आइडियल टाइम टेबल को फॉलो करेंगे। ठीक है, जो आपसे प्रैक्टिकली पॉसिबल भी हो सके। ऐसा नहीं है कि हम 10 से 12 घंटे का टाइम टेबल बना ले और वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो। ठीक है, 2-4 दिन फॉलो करें, उसके बाद वो टाइम टेबल छूट जाए। तो हमें ऐसा टाइम टेबल भी नहीं बनाना, और हमें ऐसा टाइम टेबल भी नहीं बनाना कि हम डेली 4 घंटे पढ़ रहे हैं या 3 घंटे पढ़ रहे हैं। ऐसे में तो हमारा सिलेबस ही नहीं कवर होगा। ठीक है, तो इस चीज का भी याद रखना है। तो डेली आपको 8 घंटे पढ़ने हैं। अब उन 8 घंटों को आपको कैसे पढ़ना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। डेली आपको 2 सब्जेक्ट लेके चलने हैं अभी। ठीक है, पहले सब्जेक्ट आप कुछ भी रख सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, तो पहले सब्जेक्ट को आपको डेली क्या पढ़ना है, 3 घंटे आपको पहले सब्जेक्ट को देना है। जो भी आप चूज कर लें, हिस्ट्री कर लें, ज्योग्राफी कर लें, एनीवन एल्स, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, उसके पश्चात जब आपकी 3 घंटे की स्टडी हो जाए, देन आपको अगले 2 घंटे क्या करना है, सेकेंड सब्जेक्ट को देना है। ठीक है, सेकंड सब्जेक्ट दे सकते हैं, इसके अलावा आप यूपी स्पेशल को भी दे सकते हैं, चॉइस आपकी होगी। ठीक है, सेकंड सब्जेक्ट में आप दूसरा सब्जेक्ट रख सकते हैं। लाइक आपने इधर हिस्ट्री चुन लिया, तो इधर आप सेकंड जो सब्जेक्ट है उसमें आप इकोनॉमी चुन सकते हैं। ठीक है, या साइंस चुन सकते हैं, या फिर पॉलिटी चुन सकते हैं, या फिर ज्योग्राफी को भी चुन सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग ये आप सब डिसाइड कर लेना। ठीक है, इसी बीच कभी कभी यूपी स्पेशल के भी स्टैटिक पार्ट को देखते रहना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन वहां से भी बनते हैं, और इजी क्वेश्चन होते हैं, टफ नहीं होते, बस आपको थीम को फॉलो करना है। इसके अलावा दोस्तों क्या करना है आपको इसी फेज में, जैसे कि मैंने बताया कि आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है। ठीक है, 1.5 घंटे आपको पीवाईक्यू को देना है, क्योंकि 1.5 घंटे मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसे जैसे आप पीवाईक्यू देखते रहोगे ना, वैसे वैसे जो आपकी पढ़ने की जो स्ट्रेटेजी है वो चेंज होती रहेगी। आपको समझ आता रहेगा कि आयोग फोकस कहाँ रखता है। ठीक है, किन तथ्यों पे आयोग जो है फोकस रखता है और किन तथ्यों पे नहीं रहता।
यह आपको पता चलता रहेगा कैसे, पीवाईक्यू लगाने से। तो डेली 1.5 घंटा पीवाईक्यू लगाएं, क्योंकि दोस्तों जो ये पीवाईक्यू है ना, यही आपकी सफलता की कुंजी। यदि आपने पीवाईक्यू अच्छे से फॉलो किया और इसके ट्रेंड को एनालिसिस किया, और आपने आयोग का जो पैटर्न है ना उसको पकड़ लिया, तो आपको एग्जाम क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। अलावा दोस्तों डेली आपको 1 घंटा करंट अफेयर को भी देना है, ठीक है। करंट अफेयर को डेली देना है, याद रखना दोस्तों, ठीक है। अभी से टाइम देंगे तो आपके पास प्रॉपर 100 दिन है, ठीक है। 100 दिन में आप अच्छे से 1 साल का करंट अफेयर तैयार कर सकते हैं। यदि आप सोचेंगे कि आप एंड में जाके नवंबर में करंट अफेयर करेंगे, तो मैं यकीन दिलाता हूं आप करंट अफेयर को सही से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लास्ट में इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाएगी ना आपको कि आप चीजें रिकॉल ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माइंड की भी ना एक लिमिटेशन होती है। अभी से थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करते जाएंगे ना, तो एंड में आपको बहुत बेहतर लाभ मिलने वाला है। करंट अफेयर से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो जाएंगे अगर अभी से प्रिपेयर किया। बात के लिए छोड़ देंगे तो यह आपका अपना लॉस होगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ ये चीज। अब लास्ट में आपको क्या करना है कि जब डे का एंड हो रहा हो ना, तो लास्ट में आपने जो पढ़ा है दिन में, ठीक है, उसके जो मुख्य मुख्य पॉइंट है ना, आपको उसको रिवाइज कर लेना है एक बार, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ने में तो टाइम तो लगेगा ही, लेकिन रिवीजन करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। तो सोने से पहले रिवाइज जरूर करना है, भले ही आधा घंटा करे। इसके अलावा सी सेट, जो कि एग्जाम का साइलेंट किलर है, भूलना नहीं इस चीज को, ठीक है। क्योंकि सी सेट जो है ना, भले वो एग्जाम क्वालिफायर नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम से एलिमिनेट जरूर कर सकता है। इसलिए सी सेट को बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। कम से कम ऐसे स्टूडेंट जिनका बैकग्राउंड मैथ रहा हो, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं कि हफ्ते में 2 दिन सी सेट को दे सकते हैं, और 2 दिन में भी कितना दे, 1-1 घंटा दे सकते हैं, ठीक है। इनकी हफ्ते में 2 घंटा वो सी सेट को दे सकते हैं जिनके पास मैथ रही है। लेकिन कई जो बच्चे हैं या एस्पिरेंट है, वो नॉन मैथ बैकग्राउंड से हैं, मेरे जैसे, ठीक है, या फिर उनकी मैथ उतनी अच्छी नहीं है जितनी एग्जाम में रिक्वायरमेंट है। तो प्लीज उन्हें क्या करना है, डेली डेली आपको अभी से 1 घंटा सी सेट को भी देना है। तो यदि आप सी सेट को देंगे 1 घंटा एक्स्ट्रा, तो आपका 1 घंटा यहाँ पे और बढ़ जाएगा, 9 घंटे हो जाएंगे। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि हफ्ते में 4 दिन कर सकते हैं, ठीक है, सी सेट को अभी हफ्ते में 4 दिन कर सकते हैं, या फिर डेली कर सकते हैं, आपकी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप डेली 9 घंटा पढ़ सकते हैं तो डेली सी सेट को करना ही चाहिए, क्योंकि यदि अभी से आप सी सेट कर लेंगे ना, तो मैं यकीन दिलाता हूँ सी सेट का जो आपका फियर है ना एंड में, वह दूर हो जाएगा। कई स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं कि हाँ, वो सोचते हैं कि जब एग्जाम आएगा उसके 1 हफ्ते पहले, 1 महीने पहले सी सेट को प्रिपेयर कर लेंगे। मे भी ऐसे कुछ स्टूडेंट होते भी होंगे, और वो स्टूडेंट ऐसे ही होंगे जिनके पास साइंस का बैकग्राउंड रहा हो या मैथ का बैकग्राउंड रहा हो, ठीक है। लेकिन जिन स्टूडेंट के पास मैथ नहीं रहा बैकग्राउंड में, तो प्लीज वो सी सेट को अभी से ही फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि आपने यदि मेरी मार्कशीट देखी होगी ना, तो मैं सी सेट में भी फेल हुआ, बता दूं आपको। और सी सेट भी एक रीजन रहा है मेरा प्री ना क्वालिफाई करने का, ठीक है। 2 बार प्री मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ है, जैसा कि आपको पता हुआ, आपको चैनल पे वो डिटेल वीडियो मिल जाएगी, जिसमें मैंने अपने मार्क्स और अपनी मार्कशीट को शेयर किया है, ठीक है। आप मेरी मार्कशीट 2024 की जाके दे सकते हैं, इसी चैनल पर पड़ी हुई है। और एक स्ट्रेटेजी को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर मैंने लगभग 81 मार्क्स से लेकर 146 मार्क्स तक का सफर यूपीपीसीएस में तय किया है। तो यदि आपको उपयोगी लगे तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो प्लीज सी सेट को इग्नोर नहीं करना है, ओके। अब दोस्तों क्या करते हैं कि कुछ बच्चे ना पीवाईक्यू को लेके भी भ्रम में रहते हैं। वो पहले सोचते हैं क्या कि पहले पूरा सिलेबस पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम पीवाईक्यू लगाएंगे। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, और आप में से भी कई होंगे, कि पहले सोचते हैं कि हाँ सारा सिलेबस पहले खत्म कर लेते हैं, उसके बाद पीवाईक्यू लगाएंगे। तो दोस्तों मैं एक बात बता दूं, सिलेबस कभी खत्म नहीं होता, और पीवाईक्यू लगाने की कभी बारी ही नहीं आती। इस चीज का ध्यान देना। तो आपको करना क्या है, जो हमारा मेथड है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप कोई भी सब्जेक्ट उठा रहे हैं, लाइक यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं, हिस्ट्री का ही ले लेते हैं, ठीक है। आप सोच रहे होंगे हिस्ट्री का बार बार एग्जाम्पल क्यों लिया जा रहा है, तो बता दूं, मैंने जो मास्टर है ना दोस्तों, वो हिस्ट्री से की हुई है, तो इसीलिए बार बार हिस्ट्री का नाम जुबान पर आ जाता है। तो चलो दूसरा सब्जेक्ट ले लेते हैं। मान लो कि आपने पहला सब्जेक्ट पॉलिटी तैयार किया, ठीक है। अब पॉलिटी तैयार करने में जो आपने पहला जो टॉपिक पढ़ा, वह टॉपिक क्या था, वह था आपका कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का, ठीक है, यानी कि संवैधानिक सभा का। तो आपको करना क्या है, जैसे ही आपका संवैधानिक सभा वाला चैप्टर कंप्लीट हो, तो आपको तुरंत उस टॉपिक के पीवाईक्यू पढ़ने। टॉपिक के पीवाईक्यू कहां से पढ़ोगे, तो आप यूपीपीसीएस की जो घटना चक्र का पीवाईक्यू आता है ना, वहां से उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं, ठीक है। और पीवाईक्यू पढ़ने के साथ साथ आपको इस ट्रेंड को समझना है कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं,
ठीक है, ये चीज आपको जरूर से जरूर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं जिसके कारण उनका प्री रुक जा रहा है। तो चलो अब मैं आपको बता दूं कि जो पीवाईक्यू एनालिसिस है वो आपको कैसे करना है। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि पीवाईक्यू क्या है दोस्तों, एक आईना है। ठीक है, एक शीशा है या मिरर है जो आपको बताता है कि जो एग्जामिनर है वो आपसे पूछना क्या चाहता है, या फिर आने वाले एग्जाम में वो आपसे क्या पूछ सकता है। उसके बारे में हमें कहां से पता चलता है, पीवाईक्यू से पता चलता है। तो आपको करना क्या है, जब आप पीवाईक्यू लगाएं तो मान लो आपका कोई आंसर गलत हो जाता है। मान लो आपने कोई पीवाईक्यू लगाया और उस आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, आंसर गलत होने पर सिर्फ आप उसका आंसर ना देखें। ठीक है, या फिर जो आंसर गलत हुआ है और आपने सिर्फ राइट ऑप्शन देख लिया और आगे बढ़ गए। इवन कई कई स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जो एक्सप्लेनेशन भी नहीं देखते हैं, मॉक की तरह बस लगाते चले जाते हैं और एनालिसिस तो करते ही नहीं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, तो आपको सिर्फ आंसर नहीं देखना, जो बाकी 3 ऑप्शन है ना वहां पे उस पीवाईक्यू में। ठीक है, अब वो ऑप्शन गलत क्यों है, ठीक है, ये चीज आपको एनालाइज करनी है कि जो ऑप्शन 3 दे रखे हैं वो गलत क्यों है, उनको विश्लेषण करना है, उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी है, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम वहीं से क्वेश्चन बन जाए। अब आपको यह भी देखना है कि इस टॉपिक से जो कौन सा है, जो कॉन्सेप्ट है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को बार बार आपको पहचानना है। ठीक है, यदि आप उसे पहचान लेते हैं ना तो आपको एग्जाम क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि दोस्तों हमने इस पर ऑलरेडी काम किया हुआ है, पीवाईक्यू एनालिसिस हमने अच्छे से किया हुआ है। उसी को बेस बनाकर हम इसी चैनल पर दोस्तों पीवाईक्यू एंड इट्स बियॉन्ड नामक सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमने यूपीपीसीएस में जो बार बार टॉपिक रिपीट होते हैं ना उनका संकलन तैयार किया है, उनको कंपाइल किया है और उन्हीं के बेस पर आपकी क्लासेस ले रहे हैं। ठीक है, जो भी टॉपिक बार बार यूपीपीसीएस में रिपीट हो रहा है, जहां से बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, उन्हीं टॉपिक को मैं आपको इसी चैनल पर करा रहा हूं। तो अगर आपको चीजें कम समय में रिवाइज करना है तो आपको जाके उन वीडियोस को जरूर देखना चाहिए। ठीक है, आपके रिवीजन में वो एक माइलस्टोन का काम करेंगी। ठीक है, यदि आप यहां है ना और एग्जाम की रिक्वायर्ड यहाँ है तो मैं बता देता हूँ, वो यदि आप उन वीडियोस का रिवीजन कर लेंगे तो आप एग्जाम की रिक्वायर्ड के एक स्टेप ऊपर ही रहेंगे। क्योंकि उन्हीं नोट्स के माध्यम से मैं बार बार रिवाइज किए, जब मैंने उन्हीं नोट्स को, तो मेरे जो मार्क्स बने यूपीपीसीएस प्री में मेरे मार्क्स 108 रहे। ठीक है, जबकि यहाँ पे जर्नल का जो कट ऑफ था 101 था, और वहीं यूपीपीसीएस 2025 में मेरे जो मार्क्स रहे वह 146 रहे। ठीक है, तो ये इतने मार्क्स इंप्रूव होने का कारण क्या रहा कि मैंने उन्हीं टॉपिक को बार बार पढ़ा जहां से जो यूपीपीसीएस है क्वेश्चन बनाता है। तो यदि आप वो सीरीज फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ही फायदा होगा। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, आप अपने इंटेलिजेंसी के हिसाब से चीजें को फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हैं फेज 2 की, जो कि डे 31 से लेके डे 60 तक होगा। ठीक है, अब इस फेज में आपको क्या करना है दोस्तों, जो रिवीजन की जो स्ट्रेटेजी है ना, जो फेज 1 में मैंने आपको बताई है, उसको फॉलो करना ही है। ठीक है, अपने सब्जेक्ट वैसे ही कंप्लीट करने हैं। अब इस फेज में जो आपके पास 4 संडे मिलेंगे आपको, ठीक है, उन 4 संडे में आपको 4 मॉक टेस्ट लगाने। ठीक है, 4 मॉक टेस्ट लगाने, और ये मॉक टेस्ट सेक्शनल होने चाहिए। आप चाहें तो हर सब्जेक्ट के हिसाब से टोटली 6 मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लाइक हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गई, इंडियन इकोनॉमी होगी, इसके अलावा ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया और करंट अफेयर हो गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है उसके मॉक टेस्ट आपको इस फेज में लगाना है। और जो अपना पिछला रिवीजन आप जैसे कर रहे थे और सी सेट को जैसे प्रिपेयर कर रहे थे वैसे आपको करना है। ये काम आपको सिर्फ संडे को करना है। ठीक है, संडे भर का ये काम आपका बढ़ जाएगा। देखो, आपको वो जो रिवीजन की स्ट्रेटेजी है वो हटा देनी है, उसकी जगह मॉक टेस्ट को शामिल करना है। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट को आपको कैसे लगाना है। मॉक टेस्ट लगाने में बच्चे बहुत गलती करते हैं कि वो मॉक टेस्ट लगा देते हैं, उसका एनालिसिस बिल्कुल नहीं करते। तो आपको ऐसा नहीं करना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, अपनी एक मिस्टेक जो नोटबुक है ना वह बनानी। पहले मिस्टेक नोटबुक बनानी है, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाते हुए अब आपको हर क्वेश्चन में जो चीजें ध्यान रखनी है उसके बारे में आपको बताऊं। कोई भी क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट कर रहे हैं वह क्वेश्चन आपको आ रहा होगा या तो नहीं आ रहा होगा, या फिर उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता होगी या कुछ नहीं पता होगी। तो मान लो जब आप कोई क्वेश्चन लगा रहे हैं और उस क्वेश्चन की जानकारी बिल्कुल नहीं है, तो आपको क्या करना है, इसी नोटबुक में उस क्वेश्चन की जो फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको नोट कर लेना। ठीक है, और इसके अलावा जो फैक्ट आप टेस्ट सीरीज में बार बार भूल जा रहे हैं, लाइक मान लो आप जिस चीज से रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे आपने वो फैक्ट पढ़ा। ठीक है, इसके अलावा फिर आपने वो पीवाईक्यू में भी फैक्ट किया। ठीक है, उसके बावजूद भी जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं ना और वो फैक्ट भूल गए, तो उस फैक्ट को भी आपको इस नोटबुक में ऐड करना है। इसके अलावा दोस्तों जिस क्वेश्चन की लैंग्वेज में आप फंस जा रहे हैं ना, या
क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ नहीं आ रही है और क्यों नहीं आ रही, तो उसका कारण भी आपको इसी नोटबुक में लिखना है। और जो क्वेश्चन आप हमेशा और जिस क्वेश्चन में आप हमेशा कंफ्यूज होते रहते हैं ना, उन क्वेश्चन को भी आप यहाँ लिखते जाएं, या उनसे रिलेटेड जो फैक्ट है ना उनको यहाँ लिखते जाएं। ठीक है, मैंने भी अपने ऐसे ही शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए हैं रिसेंट, मैं आपको उस पर वीडियो बना के दिखाऊंगा और आपको अपने शॉर्ट नोट्स भी दिखाऊंगा कि आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने चाहिए, उस पर हम डिटेल से बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं जो आपको बता रहा हूँ कि आपको एक अपने नोटबुक में क्या क्या नोट करना है, उस पर आप ध्यान दें कि जो जानकारी जिस फैक्ट की बिल्कुल नहीं उसे ऐड करना है, जो फैक्ट आप बार बार भूल जा रहे हैं अपने सोर्स से पढ़ के भी और पीवाईक्यू से पढ़ के भी, उनको भी आपको इसी नोटबुक में नोट करना है। जिस क्वेश्चन की लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे हैं तो उससे रिलेटेड फैक्ट लिखने हैं, और जो ऑप्शन हमेशा आप कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि बात बता दूं आपको, मैं यूपीपीसीएस में फैक्ट की तो भंडार है, सागर है फैक्ट का, तो बहुत सारे फैक्ट हैं जहां आप कंफ्यूज करेंगे ही करेंगे, तो उन कंफ्यूज वाले फैक्ट को भी इसी नोटबुक में आपको नोट कर लेना है। दूसरी जो सबसे बड़ी स्टूडेंट्स गलती करते हैं, एस्पिरेंट गलती करते हैं, वह यह है कि जो स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हैं ना उसको इस फेज में दोबारा पढ़ने लगते हैं। वो आपको नहीं करना, ठीक है, मैंने आपको बता दी है, लूसेंट है, सिर्फ लूसेंट ही पढ़ना है, कोई भी बड़ी स्टैंडर्ड बुक या मोटी मोटी बुक आपको नहीं पढ़नी, इस चीज का आप ध्यान रखें। और जो स्टूडेंट 2 या 3 साल से पेपर दे रहे हैं, जिनके अपने नोट्स या स्टैंडर्ड बुक्स हैं, ठीक है, अब तक आपने फेज 1 में पढ़ लिया, ठीक है, अब आप उन स्टैंडर्ड बुक्स को दरकिनार करके आप लूसेंट पे पूरी तरह आ सकते हैं और पीवाईक्यू पे आ सकते हैं, इसके अलावा मॉक टेस्ट पे आ सकते हैं। ठीक है, इन चीजों पे आपको फोकस रखना है, जो कि ऑलरेडी 2 या 3 साल से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, नए वालों के लिए तो एक कंपलसरी ही है। चलो दोस्तों, मैं आपको यहाँ एक क्वेश्चन के माध्यम से समझा दूं कि आपको मॉक टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है और किन किन चीजों पे आपको फोकस रखना है। मान लो कोई क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे रखता है, ठीक है, अब उस क्वेश्चन से रिगार्डिंग यहाँ पे स्टेटमेंट होंगी, और कई बार क्वेश्चन में आपको इनकरेक्ट वर्ड देखने को मिल जाता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि इस इनकरेक्ट को देखते नहीं है और जो स्टेटमेंट में है वह सही स्टेटमेंट को ढूंढने लग जाते हैं। तो आपको ये चीज इग्नोर नहीं करनी, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो उसमें जरूर देखे कि आपसे इनकरेक्ट पूछा जा रहा है या करेक्ट पूछा जा रहा है। यहाँ पर बहुत स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, ठीक है, तो इस मिस्टेक में आपको नहीं फंसना, क्योंकि ये सिली मिस्टेक होती है जिनसे आप जो एग्जाम क्वालिफाई करने वाले होते हैं ना यूपीपीसीएस का, उससे आप बहुत दूर चले जाते हैं। तो अब बात करते हैं स्टेटमेंट की। जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे रखी होती है तो उनसे रिलेटेड आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। मान लो पहली स्टेटमेंट दे रखी इसी क्वेश्चन में जो प्योर फैक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी दे रखी जो कि प्योर फैक्ट है। अब क्या है कि आपको या तो ये स्टेटमेंट पता होंगी, ये फैक्ट आपको फैक्ट की जानकारी होगी, या तो नहीं होगी। यदि आपको फैक्ट की जानकारी है तो आप क्वेश्चन को इजीली टैकल कर लेंगे। बट अगर आपको ये जो फैक्ट है इनकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आपको क्या करना है, जब आप अपनी मिस्टेक को एनालाइज कर रहे होंगे तो प्लीज इन फैक्टों को आपको नोटबुक में नोट करना है। ठीक है, अब पता चला आपको कि मैं किन फैक्टों की बात कर रहा हूँ, जिन फैक्टों के बारे में आपकी जानकारी बिल्कुल नहीं है, तो ठीक है, उन्हें अपनी नोटबुक में नोट करना है आपको। इसके अलावा दोस्तों, जो एग्जामिनर क्या करता है ना, एग्जाम में आपको स्ट्रीम स्टेटमेंट देने की कोशिश करेगा, ठीक है, या आपको ऑलवेज दे देगा, या सदैव दे देगा, सदैव दे देगा, या हमेशा दे देगा, हमेशा दे देगा, या फिर दे देगा कभी नहीं। कुछ ऐसे स्ट्रीम वर्ड आपके सामने वो दे देगा जो कि 99% गलत होते हैं। ठीक है, 100% तो नहीं कह सकते, ठीक है, बट 99% तो गलत ही होते हैं ऐसे स्टेटमेंट। ठीक है, जिसमें आपको स्ट्रीम वर्ड देखने को मिल जाए। जब आपको ये एक्सट्रीम वर्ड देखने को मिले तो प्लीज इसके माध्यम से ऑप्शन को एलिमिनेट करना। यदि आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे तो मैं यकीन दिलाता हूं आप सही आंसर की ओर बढ़ रहे होते हैं, सही जो आंसर होता है ना उसकी ओर बढ़ रहे होते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, 2 या 3 बार पढ़ना है, ठीक है, यदि समझना है, ठीक है, उसमें फाइंड करना है कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। देन आपको उससे रिलेटेड स्टेटमेंट देखने हैं, यदि स्टेटमेंट आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं आ रहे हैं तो आपको यह देखना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको आ रहा है। ठीक है, यदि मान लो आपको 2 स्टेटमेंट भी आ रहे हैं ना और 2 नहीं पता, मान लो ये नहीं पता, तो फिर भी आपको दोस्तों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि यहां पर आपके 50-50% सही होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट ही करना है। इसके अलावा दोस्तों, यदि क्वेश्चन में आपको एक्सट्रीम वर्ड देखने को मिल जाए, लाइक ऑलवेज हो गया, ठीक है, सदैव हो गया, कोई नहीं हो गया, कभी नहीं हो गया, ऐसे एक्सट्रीम वर्ड देखने को मिले तो प्लीज वो ऑप्शन को गलत ही मानकर चलें, क्योंकि लगभग गलत ही होता है। होप सो आपको समझ आ गया होगा कि आपको जो मॉक टेस्ट है, ठीक है, मॉक टेस्ट जो है उनके क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है और कैसे उनका एनालिसिस करना है। अब जो आपका फेज 3 है ना दोस्तों, वह डे 61 से लेकर डे 80 तक का है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आप चीजें रिवाइज कर रहे थे ना, जिस भी सोर्स से आप रिवाइज कर रहे थे, जो कि मैंने आपको लूसेंट बताया हुआ है,
वहां से आपको रिवीजन करना ही करना है। यहाँ पे बस आपका क्या काम बढ़ेगा, जो आप सेक्शनल टेस्ट दे रहे थे ना, इस मंथ में आपको क्या करना है, फुल लेंथ टेस्ट देने, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी कितनी है आपकी तैयारी, वो उस बात का आपको पता लग सके। तो फेज 3 में आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। इसके अलावा जो चीजें आपकी मंडे टू सैटरडे चल रही थी, लाइक रिवीजन हो गया, पीवाईक्यू हो गए, इसके बाद मॉक टेस्ट तो चल ही रहे हैं संडे, ठीक है। ये चीजें आपको लेके चलनी ही चलनी है। बस यहाँ पे फर्क इतना है कि आपको फुल लेंथ टेस्ट लगाने हैं, फुल लेंथ टेस्ट लगाने हैं, और मैक्स टू मैक्स रिवाइज करना है चीजों को। अब फुल लेंथ टेस्ट आपको कैसे लगाना है इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक। अब दोस्तों जो आप यहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट देंगे ना, ठीक है, उन फुल लेंथ मॉक टेस्ट का डिटेल में आपको एनालाइज करना है, क्योंकि मॉक देना प्रिपरेशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। क्योंकि याद रखना दोस्तों, मॉक देने से जो आपकी तैयारी है जरूरी नहीं है कि वह बेहतर हो, क्योंकि यदि आप मॉक दे देते हैं, उसका एनालिसिस नहीं करते, तो आप जो उस मॉक को दे रहे हैं उसका संपूर्ण फायदा नहीं उठा पाते, ठीक है। यदि आप मॉक का एनालिसिस करेंगे ना, तो मैं सही मायने में बता रहा हूं, तो आपकी तैयारी है वह और बेहतर हो सकेगी और एग्जाम ओरिएंटेड हो सकेगी, ठीक है। तो जो भी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, जिस भी कोचिंग का हो या जो भी सोर्स हो आपका, ठीक है, ये मैं आप पे छोड़ता हूं, ठीक है, कि आपको कहां से लगाना है। यदि आप लोग कमेंट करेंगे इस पे कि हाँ आपको किस कोचिंग का मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, तो मैं आपको जरूर इस पर एक वीडियो लेके आऊंगा, यदि आपकी डाउट्स हुए तो, ठीक है। यदि आपके डाउट्स नहीं हुए कि आपको कहां से मॉक टेस्ट लगाने हैं, तो इस पर मैं वीडियो नहीं लेके आऊंगा, ठीक है। यदि आपके डाउट्स आए कमेंट में, तो जरूर मैं इस पे वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं फेज 4 की, जो कि आपका डे 81 से लेकर डे 100 तक का होगा, ठीक है। अब इस फेज में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो कि मैंने आपको शुरू में भी बताया, लेकिन फिर मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये चीज मैं बार बार आपको इसलिए एम्फिसाइज कर रहा हूं, क्योंकि बच्चे 100 बार बताने के बाद भी वही गलती बार बार रिपीट करते हैं, और जिसके कारण उनका प्री रुक जाता है। और प्री ज्यादा मार्जिन से नहीं रुकता, हमेशा 1 से 2 नंबर या 3 से 4 नंबर से रुकेगा। और जब प्री रुक जाता है, तब उन्हें अपनी ये सारी गलतियां याद आती हैं कि यदि हम ऐसा नहीं किए होते तो हो सकता था कि हमारा प्री रुक जाए। तो प्लीज आपको ये गलती नहीं करनी, ठीक है। आपको कोई भी नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना इन 20 दिनों में, ठीक है। जो भी आपके लास्ट में 20 दिन बचेंगे ना, कोई भी नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना, कोई भी नई बुक नहीं पढ़नी, कोई भी नया पीडीएफ नहीं पढ़ना, ठीक है। कुछ भी नया नहीं पढ़ना, ठीक है। कोई नई किताब या नोट्स ना ले, जैसा कि मैंने बता दिया। इसके अलावा यूट्यूब पे तरह तरह की स्ट्रेटेजी आती रहती है, या नए नए टीचर आते रहते हैं, ये कर लो वो कर लो, उस चक्कर में बिल्कुल नहीं फंसना, ठीक है। जो बताया है उसी को आपको फॉलो करना है, और इस हिसाब से यदि फॉलो करेंगे तो आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा। इसके अलावा आपको करना क्या है, तो फिर बता रहा हूं, आपने जो पीवाईक्यू प्लस जो मॉक टेस्ट है, उनकी जो आपने नोटबुक बनाई थी ना, और नोटबुक में आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे, अब उनका रिवीजन करना आपको शुरू कर देना है, ठीक है। और ये रिवीजन मैक्स टू मैक्स बार होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यही आपके फाइनल नोट्स हैं। क्योंकि इसमें आपकी सारी गलतियां लिखी होंगी, ठीक है, आपने कहां कहां गलती की, और आप कौन कौन से फैक्ट जो है वो बार बार भूल जाते हैं, सारी चीजें यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो प्लीज इसको, जो शॉर्ट नोट्स है आपके, प्लीज बना लेना और उसको बार बार रिवाइज करना, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, मिस्टेक जो नोटबुक है आपकी, बार बार आपको उसे पढ़ना है, ठीक है। दोस्तों जो आपका करंट अफेयर है, ठीक है, अब क्या करना है, शुरू से आप इसे 1 घंटा टाइम दे रहे थे, अब इस 20 दिनों में आपको इसे लगभग 2 से 3 घंटे टाइम देने, ठीक है, ताकि आपका मैक्स टू मैक्स करंट अफेयर रिवाइज हो सके। और यहां पर दोस्तों इन 20 दिनों में आप जो अपना स्टडी आवर है ना, उसको 8 से 10 घंटे तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लास्ट के 20 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इनमें यदि आप जबरदस्त मेहनत कर लेंगे ना, तो आपके एग्जाम को कोई नहीं रोक सकता। अब मैं आपको बता देता हूं कुछ एग्जाम लाइक जो एनवायरमेंट रूल्स हैं, जिन्हें आपको फॉलो करना है, और जिनका आप पालन करके अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं, और जो अपना माइंडसेट है उसे एग्जाम के क्वालिफाई करने के ओरिएंटेड बना सकते हैं, ठीक है। जब भी आप मॉक दें, ठीक है, टाइमर लगा के दें। मॉक टेस्ट से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन और देना चाहूंगा मैं आपको, यदि आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है बेहतर है, ठीक है, फाइनेंस आपका अच्छा है, तो आप जरूर जो मॉक टेस्ट है ना, वह टेस्ट सेंटर में जाके लगाएं, ठीक है। यदि आप ऑफलाइन लगाएंगे तो घर पर लगाने से ज्यादा बेहतर होता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि यदि आप घर पे मॉक टेस्ट लगाते हैं उसका फायदा नहीं होता। यदि आप डेडिकेटेड हैं और टाइमर लगाकर मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो आपको जरूर अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं
ठीक है, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती, या फिर वो टेस्ट सीरीज जो है उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनमें मैं भी था। मैं भी टेस्ट सीरीज कभी अफोर्ड नहीं कर पाया, ठीक है, इसलिए मैंने हमेशा टाइमर लगा के घर पे ही मॉक टेस्ट दिए, अपने जितने भी प्री के मॉक टेस्ट दिए। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए, यदि आप डेडिकेटेड होकर टाइमर लगा के मॉक टेस्ट घर पे भी देंगे तो भी आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने से ही आपको बेहतर रिजल्ट नहीं मिलने वाले, मॉक टेस्ट के एनालिसिस से आपको बेहतर रिजल्ट जरूर मिलेंगे, और उनके जो शॉर्ट नोट्स बनेंगे और उनका जब रिवीजन करेंगे ना आप बार बार, तो आपको जरूर बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। और एक चीज हमेशा याद रखिए, प्रैक्टिस आप ओएमआर शीट पर ही करें। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि गूगल से आप एक ओएमआर शीट डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर लें या इमेज डाउनलोड कर लें, ठीक है, और मार्केट से आकर उसके 40 से 50 प्रिंट निकलवा सकते हैं, या फिर जितने भी आपको मॉक देने ना उतने प्रिंट निकलवा लीजिए। और यदि आप टेस्ट सेंटर में जाके लगाते हैं टेस्ट, तो आपको वहां ओएमआर मिल ही जाएगी, लेकिन अगर यदि आप घर पे लगाते हैं ना, तो आपको यही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है कि आपको डाउनलोड करना है गूगल से और प्रिंट करवा के घर पर ओएमआर शीट पर प्रैक्टिस करना है मॉक टेस्ट को। और इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें, जो आप मॉक टेस्ट लगाएंगे वो आपको कब लगाना है, तो आपको एग्जाम टाइम पे ही मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है, एग्जाम टाइम पे लगाना है। 2 घंटे का टाइमर लगा के आपको मॉक टेस्ट देना है, और इस मॉक टेस्ट के बीच में फोन और ब्रेक्स बिल्कुल ही बंद रखे, ठीक है, ना आपको फोन टच करना है, ना ही कोई ब्रेक लेना है, और ना ही ऐसा करना है कि हाँ बीच में पानी पीने जा रहे हैं या वॉशरूम जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। सीरियस होके मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है, यही समझिए कि वो आपका फाइनल एग्जाम है। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। फिर भी यदि आपको कहीं डाउट लगता है तो प्लीज अपने डाउट्स को कमेंट में जरूर पूछना, मैं उनका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। अब लास्ट में मैं आपको फिर कुछ गलतियां बताना चाहूंगा जो एस्पिरेंट बार बार करते हैं, कई बार मना करने के बावजूद, ठीक है, प्लीज आप ये गलतियां ना करना, ठीक है, यदि आप ये गलतियां करते हैं ना तो आप प्रीलिम्स को पार करने के बहुत दूर होते चले जाते हैं। तो वो गलतियां कौन कौन सी हैं जो आपको नहीं करना, बार बार गलतियों पे इंफेसाइज करने का मेरा यही एक रीजन है, प्लीज आप ये गलतियां ना करें। क्योंकि कई बार दोस्तों हम सही चीजें भी पढ़ रहे होते हैं और सही स्ट्रेटेजी को भी फॉलो कर रहे होते हैं, बस गलती क्या करते हैं कि कुछ चीजें अननेसेसरी करने लग जाते हैं, बस वही चीजें हमें अवॉइड करना है, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको टोटल 7 मिस्टेक के बारे में बताऊंगा जो स्टूडेंट करते हैं, आपको मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि इन्हीं मिस्टेक को करके उन स्टूडेंट्स का प्री क्वालिफाई नहीं होता। तो पहली गलती यही है कि आपको हर सप्ताह नई किताब नहीं पढ़नी, कोई भी नई किताब मत ले आना, ठीक है, भले कितना भी पैनिक हो, कितना भी आपको फोमो क्रिएट हो कि हाँ मैं दूसरे स्टूडेंट से पीछे रह जाऊंगा, हाँ भाई मेरे साथ वाला है मेरा फ्रेंड्स ये किताब ला के पढ़ रहा है और मैं उससे नहीं पढ़ रहा हूँ, इस चीज को बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक है। उसके चक्कर में आप नई किताब बिल्कुल मत ले लेना। जो भी सोर्स आप पढ़ रहे हो ना, ठीक है, उसी को बार बार पढ़ना, ठीक है, सोर्स को सीमित करना बहुत जरूरी है। तो यह याद रखना इंपॉर्टेंट है कि आपको नई किताबों के पीछे नहीं भागना, ना ही नए नोट्स के पीछे। सेकंड मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं, जो एस्पिरेंट करते हैं, जो मैंने देखा है कि लास्ट में क्या होता है कि टेलीग्राम और यूट्यूब पे ना अनलिमिटेड मटेरियल आता है, ठीक है, नई नई कोचिंग्स का नए नए पीडीएफ आपको मिलते रहते हैं, ठीक है, आपको उन सब के पीछे नहीं भागना, ठीक है, उन सबको देख के जो अपनी तैयारी है ना उसे कम नहीं आंकना, ठीक है। यदि आपने स्ट्रेटेजी फॉलो की है ना तो अपने आप को बिल्कुल कम नहीं समझ रहा। और एक सलाह और दूंगा अंत में, आप अपने फोन को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, जितना जरूरी है उतना ही सिर्फ फोन को चलाएं। इसके अलावा जो थर्ड मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं ना, वो क्या करते हैं कि जो पीवाईक्यू है ना उनके आंसर को रटने लग जाते हैं, ठीक है, ये चीज आपको नहीं करनी। हमेशा जब भी पीवाईक्यू लगाना है उसको एनालिसिस करना है, उसका एनालिसिस करना है, तो ठीक है, एनालिसिस करेंगे, ठीक है, कहां से क्वेश्चन आया, क्यों क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और क्यों बार बार ये टॉपिक रिपीट हो रहा है, ठीक है, और पीवाईक्यू से रिलेटेड जो 3 आंसर के अलावा जो 3 एक्स्ट्रा जो ऑप्शंस होते हैं उन्हें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, ये चीज जान लीजिए आपको। चौथी गलती करते हैं जो स्टूडेंट वह करते हैं, मॉक टेस्ट तो देते हैं परंतु उसे एनालाइज ही नहीं करते, तो ये भी बड़ी गलती है। इसलिए मैं आपको पीवाईक्यू और जो मॉक टेस्ट है ना उन्हें फोकस रखने की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत ज्यादा फोकस रखना है यहाँ पे पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट पे और रिवीजन पर, क्योंकि यही आपको सक्सेस दिलाएगा। पांचवी गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स जिनका प्री क्वालिफाई नहीं करता, कि वो सी सेट को ना आखिरी महीने के लिए छोड़ देते हैं। कई स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो जीएस में ना मास्टर होते हैं, उनके तो लगभग कई बार मैंने देखा है 140 से 150 के बीच में नंबर आ रहे होते हैं, पर वो सी सेट को इतना हल्के में ले लेते हैं ना कि हाँ कह देते हैं कि लास्ट में पढ़ेंगे, और लास्ट में पढ़ते भी हैं, और लास्ट में वो चीज इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो अच्छे से पढ़ भी नहीं पाते। ऐसे में उनकी सी सेट की तैयारी अच्छी होती नहीं है, तो रिजल्ट क्या होता है कि प्री क्वालिफाई ही नहीं होता। तो आपको ये चीज अवॉइड करनी है, सी सेट को बिल्कुल इग्नोर ना करें। और सी सेट को कैसे पढ़ना है इसके ऊपर मैंने पूरी स्ट्रेटेजी वाली वीडियो बना रखी इसी चैनल पर, आप जाके उस वीडियो को विजिट कर सकते हैं, ठीक है। छठी गलती क्या करते हैं दोस्तों स्टूडेंट जिनका प्री क्वालिफाई नहीं होता, वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि करंट अफेयर के नाम पे पूरा दिन न्यूज़पेपर में बर्बाद करते हैं। आपको ये चीज नहीं करनी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको अभी से
यानी कि आज से लगभग 100 दिन हम मान के चल रहे हैं यूपीपीसीएस प्री के लिए। तो अभी से क्या करना है, डेली 1 घंटा करंट अफेयर को देना है। और एक जो करंट अफेयर है ना, इसके लिए आप सोर्स जो यूपीपीसीएस के लिए यूज कर सकते हैं वह क्या है कि आई दृष्टि की मैगजीन है, उसे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप घटनासार को फॉलो कर सकते हैं। एक्चुअली पेन सही नहीं चल रहा है ना, तो कहीं कहीं लैग करता है पेन, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है लिखने में। होप सो आप ये चीजें समझे। और लास्ट में क्या करना है आपको, करंट अफेयर के जो रिवीजन आवर्स है ना, उसे 2 से 3 घंटा कर देना है, 1 घंटे से बढ़ा के। इस चीज को आपको याद रखना है, ओके। अब 7th मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं जिनका प्री क्वालिफाई नहीं होता दोस्तों, वह क्या है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो वीक अपने एरिया को छोड़ देते हैं क्योंकि उनमें एफर्ट ज्यादा लग रहा होता है, और बच्चे एफर्ट करना नहीं चाहता, और बिना एफर्ट के ना एग्जाम क्लियर होने वाला ही नहीं। तो जो वीक एरिया होते हैं ना, स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट उन्हें छोड़ देते हैं, और जो फेवरेट सब्जेक्ट है उनको पढ़ते रहना। उनको लग रहा होता है कि हाँ हमारी तैयारी अच्छे से चल रही है, हम पढ़ तो रहे ही हैं, पर रिजल्ट जो है ना दोस्तों इनके ओरिएंटेड नहीं निकलता। ठीक है, तो आपको इस चीज को एनालाइज करना है कि आपका जो वीक एरिया है वह कौन सा है, और जो स्ट्रॉन्ग एरिया है वह कौन सा है, ताकि आप स्ट्रॉन्ग एरिया को कम समय में भी, स्ट्रॉन्ग जो आपका एरिया है उसको कम समय में भी तैयार कर सके, और जो आपका वीक एरिया है वहां पे आप फोकस ज्यादा रखें। इस चीज को आपको ध्यान देना है। ठीक है, 8वीं जो सबसे बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट, वो ये गलती करते हैं कि आप मान लो लाइब्रेरी में बैठे हैं, ठीक है, आपके साथ में दूसरा स्टूडेंट भी बैठा हुआ है या एस्पिरेंट बैठा हुआ है, वो भी यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहा है। तो अब ये एस्पिरेंट, पहला एस्पिरेंट क्या करता है कि दूसरे एस्पिरेंट की जो टाइम टेबल है या फिर स्ट्रेटेजी है उसको कॉपी करने लगता है। ठीक है, आपको ये चीज बिल्कुल अवॉइड करनी, ये चीज बिल्कुल मत करना। जो रोड मैप मैंने आपको दे दिया है ना, आपको ये रोड मैप कहीं नहीं मिलेगा इतने डिटेल में। आप चाहे तो यूट्यूब की वीडियो खंगाल सकते हैं। ठीक है, और यदि आप ये रोड मैप फॉलो कर देंगे ना, और मेहनत करेंगे अच्छे से, ईमानदारी से मेहनत करेंगे, तो मैं यकीन दिलाता हूं आपका प्री कोई नहीं रोक सकता। आप प्री जरूर क्वालिफाई करेंगे यूपीपीसीएस का। ठीक है, तो आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको वीक एरिया पे फोकस रखना है, और जो स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं उन पर कम फोकस रखना है। और ये जो सारी मिस्टेक्स हैं, टोटली 8 मिस्टेक है यहाँ पे, इन्हें अवॉइड करना है, बिल्कुल भी ये मिस्टेक नहीं करना। हो सके तो मिस्टेक आप अपने जहाँ पे आपका स्टडी टेबल है वहां पर चिपका लें, ताकि आपके दिमाग में ये रिमाइंडर होता रहे कि हाँ हमें ये चीज अवॉइड करनी है, ये गलतियां हमें नहीं करनी, क्योंकि यही गलतियां आपको प्री निकालने से रोकेंगी। उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा रोड मैप समझ आ गया होगा। फिर भी कहीं यदि आपको लगता है कि आपके डाउट बचे हुए हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उनका रिप्लाई जरूर किया जाएगा। और यदि आपको यह रोड मैप अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, ताकि हमें पता चले कि आपको रोड मैप पसंद आया है। और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि यूपीपीसीएस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है और क्लासेस हैं यूपीपीसीएस ओरिएंटेड, वो आपको समय समय पर मिलती रहे। अपने सहपाठियों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि उनकी भी एग्जाम में हेल्प हो सके, वो भी यूपीपीसीएस जो प्री का एग्जाम है वह क्वालिफाई कर सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, इसी तरह मेहनत करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, ताकि आप जो यूपीपीसीएस का प्री है वह पूरी तरह क्वालिफाई कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।